फोकस रखिएगा आज की क्लास। सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर्स आखिर में करेंगे। अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। All right, thank you so much, sir. Okay, students. So, screen visible है आपको. Start करते हैं अपना लेक्चर. फर्स्टली हम देखेंगे कि हमारे कोर्स की आउटलाइन क्या है, उसके बाद हम देखें अपने फॉर्मली अपने लेक्चर्स जो हैं उन्हें स्टार्ट कर देंगे। कोर्स देखते हैं, हमारे 12 लेक्चर्स जो हैं इस कोर्स में होंगे और आपके जो 3 लेक्चर्स हैं दोज विल बी क्वेश्चन आंसर सेशंस के। कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो आप चाहते हो कि आपका मेंटोर लाइव आपको समझाए, ऑब्वियसली आप उन्हें चैट पे नहीं समझ सकते। प्लस आपके यूजुअली जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं उसमें आपको मैं एक टेस्ट ले लेती हूँ कि आप लाइव सबके सामने प्रैक्टिकली बोलें इंग्लिश, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। In the lecture number 1 we will study aims and objectives in the lecture and 7 C's of communication and self-introduction part 1. Then the second lecture is all about pronunciation. So what is pronunciation? Pronunciation is sounds of words, how we can sound alphabets perfectly. Then tongue twisters. टंग ट्विस्टर्स क्या है? टंग ट्विस्टर्स कुछ ऐसे जुमले हैं जो हमने निकाल लिए हैं और वो उन जुमलों में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, ताकि आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली देखो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है तो हमें समझना है कि एक कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से हमने इंग्लिश कैसे बोलनी है, सर्टेन सिचुएशंस के हिसाब से हमने इंग्लिश कैसे बोलनी है। देन वी विल स्टडी फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम पढ़ेंगे बेस टू से थैंक यू। देन सेल्फ इंट्रोडक्शन का हम पार्ट 2 करेंगे और आपकी प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज होगी जो कि साउंड्स ऑफ वर्ड्स होंगे। इन द लेक्चर 3 we will talk about English communication, जिसमें हम देखेंगे parts of speech क्या है, हम उनका introduction पढ़ेंगे, फिर हम tongue twisters पढ़ेंगे, formal ways of spoken English में हम देखेंगे ways to say welcome as answer to gratitude and as a hospitality gesture. Then we will again do sounds of words. साउंड्स ऑफ वर्ड्स क्या है, मैं आपको कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस कराती हूँ लाइव क्लास में। आफ्टर दैट उन वर्ड्स को आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जिधर आप ऐड होते हो वहां भेजना होता है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस में सुन सकूं और जो आपके मिस्टेक्स हैं उन्हें करेक्ट कर सकूं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारे उन्हें हम इन डिटेल पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड व्हाट is their use in English language. Then again tongue twisters and formal ways of spoken English में हम देखेंगे how to accept something in formal manners. फिर आपकी आ जाएगी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ जाएगी। लेक्चर नंबर 5 जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर इन यूज पे है। देखो ग्रामर सबको आती है लेकिन सबको ये नहीं पता होता कि आपने उसे यूज कहाँ करनी है। जब हम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास कर लेते हैं तो हमें आती होती है ग्रामर, ठीक है। अब क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रपोजिशंस। अब इनका यूज इन स्पोकन इंग्लिश का मकसद ये है कि वो ग्रामर जो आपने पूरी जिंदगी पढ़ी है उसे आपने इंग्लिश में यूज कैसे करना है। फिर देखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू टेंसेस कि आपके जो टेंसेस हैं, मतलब हम ये आपकी ग्रामर का एरिया छोड़ नहीं रहे, वो भी आपको साथ करा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको बोलना सिखा दूंगी, मैं आपको साउंड्स ऑफ वर्ड सिखा दूंगी, बट वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश. Then we will study how to reject something in formal manner, or what are the simple ways to say now, and then pronunciation exercise, sounds of words. All right, then in lecture number 6 we will talk about English grammar and in use and about freelancing. At the very beginning, said that you can earn in lakhs by learning these skills. So you will understand that spoken English is not only a skill for your personality, but it can be a source of your income as well. Okay, so फिर हम क्या पढ़ेंगे, हम conjunctions पढ़ेंगे, interjunctions पढ़ेंगे और उनका use in spoken English देखेंगे, ठीक है। फिर हम प्रीफिक्स और सुफिक्स को देखेंगे। प्रीफिक्स और सुफिक्स आपको पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। आफ्टर दैट हम देखेंगे हाउ यू कैन आस्क फॉर परमिशन, और आप देखेंगे आपके करियर गुड एज अ गुड कम्युनिकेटर, क्या क्या करियर्स हैं जिन्हें आप
ज्वाइन कर सकते हो। फिर हम फाइवर देखेंगे, फाइवर के प्लेटफॉर्म को देखेंगे, प्रोफाइल बनाने को देखेंगे, आपकी गिग बनाना सीखेंगे, और फिर उसके बाद आपकी जो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस है उसका लास्ट लेक्चर में जिस तरह शिफ्ट हो गया था ऑन डायलॉग, डायलॉग का होता है कि रोल प्लेइंग क्या करते हैं आप, ठीक है। तो फिर हम डायलॉग से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इन लेक्चर नंबर 8 वी विल नॉट ओनली स्टडी टेंसेस इन डेप्थ बट आल्सो we will study freelancing as well किन प्लेटफॉर्म पे, Amazon and YouTube पे। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि किस तरह हम कन्वर्सेशन को पॉजिटिव नोट पे एंड कर सकते हैं, एक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, और फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस होगी वाया डायलॉग्स। इन लेक्चर नंबर 9 वी विल talk about vocabulary building कि आपने अपनी vocabulary कैसे बिल्ड करनी है, and what are the types of sentences के डिफरेंट कंडीशन में हम टेंसेस को किस तरह से यूज करते हैं, और वो जो फॉर्म करते हैं वो क्या है, वो टाइप ऑफ सेंटेंसेस किस तरह के हैं वो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। सिंपल जिसमें इंटरोगेटिव आ जाता है, आपके नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, लेकिन अगेन हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। जी मिस, हम सॉरी टू देखेंगे इंटरप्ट यू, आप स्क्रीन थोड़ा सा जूम कर सकती हैं, शुक्रिया आपका, थैंक यू। ऑलराइट, हम देखेंगे जी ये वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या हैं, और कॉन्टेक्स्ट को हम किस तरह से न्यू वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हाउ टू शो योर सैडनेस और ग्रीफ इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप सिर्फ यही नहीं कह सकते हो आई एम सैड, सही है, आपको और भी बहुत से एक्सप्रेशन अगर आते होंगे, तो ये एक्सप्रेशंस पढ़ने का मकसद क्या है कि भाई आप फ्लुएंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे नेटिव स्पीकर एक लैंग्वेज को यूज कर रहा है और उसमें वो हर चीज के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज कर रहा है हर लफ्ज के लिए, और ये आपकी जो वेज होती हैं ये सबसे ज्यादा आपके काम आती हैं इन योर आइट्स एग्जाम्स, इन योर पीटीए एग्जाम्स, और वो जो आपके सारे लैंग्वेज टेस्ट होते हैं ना उनमें यूज आती हैं, B3 B4 A3 A4 उन सब में आती हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर टेस्ट, टीफल में भी ये आपके काम आएंगे। उसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस देखेंगे वाया डायलॉग्स। फिर हम देखेंगे कि इन लेक्चर नंबर 10 वी विल स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखो कहा जाता है कि रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर इंटरवोवन स्किल्स। इंटरवोवन का क्या मतलब होता है, ऐसी चीजें जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो उर्दू लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, हम उसे सुनते हैं, हम बड़े क्विकली रिस्पॉन्ड कर देते हैं, और जब हम उसे लिखना पड़ता है, आप सबको पता होगा कि उर्दू के पेपर की हम तैयारी नहीं करते, बस पढ़ के चले जाते हैं, तो वहां जाके हम पेपर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उर्दू इज आर नेशनल लैंग्वेज, वी आर नेटिव उर्दू स्पीकर्स, ओके। Then we will study active listening skills, and we will study how we can respond effectively in conversations. Obviously पिछले जो सारे lectures हैं उसमें आप basics पढ़ रहे हो, आपने सारी ways देख ली हैं, you studied each and everything, so now it's time for you to start speaking that language. ग्रुप डिस्कशंस को देखेंगे हम, ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज जो हैं वो किस तरह से लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पे इफेक्ट करती हैं। कनेक्शन देखेंगे रीडिंग और स्पीकिंग का। फिर हम देखेंगे कि रीडिंग कंप्रीहेंशन आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर हम देखें, आपको मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दूंगी कि आपने इन्हें प्रॉपर इनोटेशन से यानी प्रॉपर गैप से और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन से पढ़ना है। देन वी विल स्टडी फेमस वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आपकी बेसिक वोकैबुलरी होगी, जो आप लर्न करोगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो खातिर ख्वाह बेहतर हो जाएगी। देन वी विल स्टडी इडियम्स एंड स्लैंग्स। इडियम्स तो आपको पता है कि कुछ ऐसे वर्ड, आप कह लो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स जो इकट्ठे यूज होते हैं जो अपने एक्चुअल मीनिंग के ऑपोजिट में आप ऑपोजिट मीनिंग देते हैं, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं अगर हमने किसी को गुड लक विश करनी हो तो हम उसे कहते हैं ब्रेक द लेग। तो अब उस ब्रेक द लेग का मतलब ये नहीं होता कि आपने फुला बंदे की टांग तोड़ देनी है, उसका मतलब होता है कि जाओ और जाके रैकेट्स तोड़ दो, यानी कि अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दो कि आपसे पहले वैसी परफॉर्मेंस किसी ने ना दी हो। फिर हम स्लैंग देखेंगे, स्लैंग क्या होती है, स्लैंग गलीच कुचों की जुबान होती है या कैजुअल जो है लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसे हम स्लैंग कहते हैं। फिर लेक्चर 11 में हम देखेंगे कि हाउ टू एक्सप्लेन अ टॉपिक परफेक्टली। आपको पता है आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप कोई बिजनेस प्रोफेशनल है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी पड़ती है, आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती हैं टू एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू से, या सिंपल अल्फाज में कह लो कि दूसरे बंदे को घेरने के लिए आपको जो टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं वो हम इसमें सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इफेक्टिव यूज ऑफ विजुअल एड्स क्या है।
कि आपको विजुअल्स जो हम डिफरेंट यूज करते हैं, जिसमें आप पाई चार्ट्स आ जाते हैं, आपके ग्राफ्स आ जाते हैं एंड ऑल अदर थिंग्स, तो उन्हें हम किस तरह से यूज करते हैं। फिर आपको मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगी कि आप लोगों ने खुद से एक टॉपिक पे तैयार करना है और आपने हम मुझे सेंड करना है। फिर हम उस पे देखेंगे कि आप किस एरिया में लैक कर रहे हो। फिर फॉर्मल बेस्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश आ जाती है, हाउ टू शो योर एक्साइटमेंट। फिर आपका क्यू कार्ड टॉपिक आ जाता है, जो कि आपके आइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपको पता है कि आपकी स्पोकन का जो स्कोर है, बैंड्स जितने भी हैं, वो डिपेंड करते हैं क्यू कार्ड पे। तो फिर हम क्यू कार्ड की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाते हैं और ओवरव्यू आपके कोर्स का आ जाएगा। हम देखेंगे कि आप डिफरेंट जॉब पोजीशंस के लिए जब इंटरव्यू देते हैं तो आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हें। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर देम। देन वी विल स्टडी बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन जॉब इंटरव्यू। हम देखेंगे कि आपकी इंटरव्यू में किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए और इंटरव्यू में कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती हैं। फिर कोर्स का ओवरव्यू देंगे। फीडबैक सेशन बाद में यूजुअली हम अरेंज कर लेती हूँ, जिसमें आपको की सारी क्वेरीज क्लियर करते हैं। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, हम आपकी हर चीज जो है क्लियर करके, कोई क्वेरी जो है आपकी वो अनआंसर्ड नहीं रहेगी। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप्स में बताऊंगी कि अब जो आपने सीख ली है इंग्लिश, इसे आपने किस तरह से इम्प्रूव करते रहना है। हर चीज देखो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होती रहती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अपना फॉर्मली लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब आप एक चीज को पढ़ने लगे हो, ठीक है, उससे पहले आपको उसके गोल्स पता होने चाहिए कि आप एक चीज पढ़ रहे हो तो उसके गोल्स क्या हैं। आप उस लैंग्वेज को, उस चीज को किस क्यों लर्न कर रहे हो, वो स्किल है तो उसका आपको आफ्टर दैट क्या फायदा होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं, हमें पता है इंग्लिश को हम कहते हैं कि ये लैंग्वा फ्रैंका है। एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया के सारे मुल्कों को, हर हिस्से को आपस में जोड़े रखती है और इसे कहा जाता है कि ये कॉमन लैंग्वेज है फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। सो मीनवाइल हम पढ़ रहे हैं, अब आप मुझसे जरा चैट में कमेंट करें कि इंग्लिश के अलावा कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो इंग्लिश से भी ज्यादा फेमस है। अच्छा, इंग्लिश आपको क्या कहेगी। देखो दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, वहाँ इंग्लिश समझने वाले मौजूद होते हैं। तो यू कैन टॉक विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, कल्चर्स, एंड व्हाट दिस विल डू, आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। आप ट्रैवल कर सकते हो, सोशल इंटरेक्शन कर सकते हो, आपका अपने क्लाइंट के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बन सकता है जब आपको पता हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि वो क्या कह रहा है। बच्चों, अरेबिक इज द अदर लैंग्वेज जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है, और चाइनीज जो है वो सबसे कम यूज होने वाली लैंग्वेज में है। क्यों? क्योंकि चाइनीज ग्रामर इज सो मच कॉम्प्लेक्स। चाइनीज में इतने ज्यादा करेक्टर हैं कि अगर आप चाइनीज सीखने लग जाएं तो आप पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे। करियर एडवांसमेंट को देखते हैं। आपको देखो, एक चीज आप प्रोफिशिएंट हो गए इंग्लिश में, आपको इंग्लिश बेहतर तरीके से समझ में आने लगी, तो इसका मतलब है कि आप फ्लुएंट लोगों के साथ भी काम कर सकते हो, आप वहां भी काम कर सकते हो जहाँ नेटिव स्पीकर्स काम करते हैं। तो क्या हुआ, आपकी स्किल में एडिशन आ गई। अब क्या होता है, आपकी इंग्लिश बेहतर हो तो आपको यूजुअली आपके क्लाइंट जो होते हैं वो पार्ट ऑफ कंपनी भी बना लेते हैं, ताकि आप डायरेक्टली उनकी टीम के साथ वर्क करें। हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। आपको पता है कि आपने जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपसे प्रोफिशिएंसी मांगते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको पता है। और अगली चीज क्या है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स मिल जाते हैं आपको। जब वो कहते हैं कि भाई हाँ, ये बंदा तो हमारे कल्चर को अच्छे तरीके से समझता है, तो उसे एक्सचेंज प्रोग्राम मिल जाते हैं। जैसे आजकल यू ग्रेड की एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं, अगर आप में से कोई 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो अप्लाई करे, सॉरी 4th एंड 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो वो जरूर अप्लाई करें। उसके बाद आप स्टडी अब्रॉड करने के लिए इंग्लिश जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कल्चरल एक्सचेंज के बहुत ज्यादा प्रोग्राम आते हैं जिनमें आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं, जिनमें आपकी कह लो फेलोशिप्स होती हैं, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं उनके लिए कल्चरल एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होती हैं। इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आपको पता है कि आपका इंटरनेट और टेक्नोलॉजी जो है वो अब डिजिटल लैंडस्केप जो है इंग्लिश उसे डोमिनेट कर रही है। सारा जो आपका कंटेंट है वो इंग्लिश में है, आपकी वेबसाइट्स इंग्लिश में है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंग्लिश में है। सो आपको क्या इंग्लिश सीखनी है, आप इंग्लिश में मास्टर हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जितने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इन्हें हम किस तरह से यूज करें, या ग्लोबली कम्युनिकेशन या जो ग्लोबल एक एटमॉस्फेयर है उसमें हम किस तरह से अपडेटेड रहें, लेटेस्ट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट को देखें। फॉर एग्जांपल, जब आप एक स्किल की हाइट पे आ जाते हो ना,
अगर आप प्रोफेशनल्स को देखो तो वो अभी भी किताबें निकाल के पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश की, ठीक है, जिस तरह कोई भी आपकी चीज है, मार्केटिंग है, आपकी स्ट्रेटजीज हैं, तो उनकी बुक्स हैं। लेकिन अगर आपको वो इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आएगी तो आप उन बुक्स से कैसे फायदा ले सकोगे, ठीक है। अब वाइडली यूज होती है ट्रैवल और टूरिज्म, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें अगर आप देख लो, आप उसमें उसका पार्ट बन जाते हो तो यू कैन अर्न वेरी गुड। ये सारी चीजें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से इन्हें यूज कर सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट है, आपको मैंने बताया था कि इंग्लिश एक सॉफ्ट स्किल है जो कि आपके पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है। मतलब पूरी जिंदगी एक चीज आप सीख लोगे तो आपको पूरी जिंदगी फायदा देगी। आप फिर अगेन एसेस्ट्री इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ जाएंगी। पब्लिक रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट एज आप वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप मार्केटिंग मैनेजर वर्क कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो होते हैं, एचआर सबसे आसान जॉब है कि आपने सिर्फ लोगों से नेगोशिएट करना होता है और उनकी सैलरीज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा हैं बाकियों की निस्बत। फिर लोग आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रख लेते हैं कि आप हमारी जो ये चीजें हैं इन्हें लोगों से सेल करें। जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं। आई हैव सो मेनी जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी। फिर आप मेरी तरह ट्रेनर बन सकते हो। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, आपको पता है सबसे ज्यादा जो सैलरी होती है इनकी भी, जो आपकी कॉल सेंटर की जॉब है ना, वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है। और आपको पता है कि वहां आपको सिर्फ सैलरी नहीं मिलती बल्कि एज वेल एज आपको साथ कमीशन भी मिलता है, जो बाकी जॉब्स में नहीं होता। कहीं आप ग्राफिक डिजाइनर की जॉब कर रहे हैं तो वो आपको कहेंगे कि साथ कमीशन भी ले लो, कभी भी नहीं कहेंगे, बल्कि वो आपको प्रोजेक्ट्स देते जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर एक प्रोडक्ट आपकी बिक जाती है तो आपको कमीशन भी मिलता है। एज अ इवेंट प्लानर आप वर्क कर सकते हैं विद फॉरेनर्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऐसे लोगों ने चाहिए होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से उनके सेशंस अरेंज करा सकें, फैसिलिटेट कर सकें वर्कशॉप्स में, या उनकी जगह उनके क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। सोशल मीडिया मैनेजर, आपको पता है कि जो आपकी सोशल मीडिया है वो सिर्फ बातों पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इन 7 C's पे डिपेंड करती है। आपको पता चल जाएगा कि इन एरियाज में आपको मेहनत करनी है। सो नॉट ओनली वी आर स्टडिंग थिंग्स, बल्कि आपको आपके एरियाज भी मैं बता रही हूँ कि इस एरिया में आपने मेहनत करनी है ताकि आप रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत ना करो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा सी, वो है करेक्टनेस। आपकी लैंग्वेज जो है वो करेक्ट होनी चाहिए कि आप अच्छे तरीके से अपनी बात अगले बंदे को समझा सकें। आपके लफ्ज एज पर एज सिचुएशन हो। उसके बाद कंप्लीट हो, आप जो बात कर रहे हो इट शुड बी कंप्लीट। आपको अपनी बात आधी ना हो, उसमें इर्द गिर्द की फालतू बातें ना हो। देन क्लैरिटी, क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी क्या होती है कि आप अपना व्यू पॉइंट अगले बंदे को इतने अच्छे तरीके से समझा सको कि वो उसे इमिडिएटली समझ ले। उसके बाद कॉन्क्रीटनेस आती है। कॉन्क्रीटनेस फिर अगेन आपकी बात का सॉलिड होना है। ये तीनों चीज जो हैं ये मिलके कंक्रीट बनाते हैं। कहा जाता है कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जो कि सरवाइव कर सकता है इवन इन एटॉमिक अटैक। सो कंक्रीटनेस भी यही है कि आपकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रोंग हो कि वो किसी भी सिचुएशन में। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा बच्चों, फिर हम बात कर रहे थे कंसाइजनेस की। आपकी बात जो है उसमें इर्द गिर्द की कहानियां ना हो। आपने अपने क्लाइंट को कहानियां नहीं सुनानी और आपने एक पॉइंट पर फोकस्ड रहना है, ठीक है। किसी भी स्किल्स में स्क्रीन फोकस्ड आपकी होना। ऑफ होगी। ओके ओके। जी मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। ओके अच्छा जी, फिर हम बात देखते हैं कि हमारी लैंग्वेज कितनी कोहेरेंट है। उसके बाद कोहेरेंट का मतलब होता है कि उसकी आपस की जो हमारी सारी बातें हैं वो कितना ज्यादा एक दूसरे से मैच कर रही हैं। क्या हम एक बात जो कर रहे हैं उसका हमारी पिछली वाली बात से लिंक है या नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये कोहेरेंस है। उसके बाद खर्टियसनेस। खर्टियसनेस बेटा कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक बंदा जो कि दूसरे बंदे के एहसास और जज्बात का ख्याल रखता है वो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है। तो खर्टियसनेस क्या है कि दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना है। वो हम कैसे रख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बंदे से बात कर रहे हो जिसे पंजाबी आती है, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इंग्लिश विद दैट पर्सन। एक वैसा बंदा है जिसे बिल्कुल भी
कह लो कि आपकी लैंग्वेज नहीं आती, तो आप कोशिश करते हैं कि आप उससे उसकी लैंग्वेज में बात करें, या आप बहुत ज्यादा फ्लारी लैंग्वेज नहीं यूज करते। फ्लारी लैंग्वेज कहते हैं बहुत ज्यादा जो आपके भारी भरकम लफ्ज होते हैं, उन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते। तो ये क्या है, ये खटखिसनेस है कि आप अगले के लेवल का, अगले की अंडरस्टैंडिंग का, हर चीज का ख्याल रखें। अच्छा जी, हमें कहाँ सेल्फ इंट्रोडक्शन खुद का कहाँ कहाँ कराना पड़ सकता है इन योर क्लास? ऑब्वियसली यू विल जॉइन द क्लास, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एट इंटरव्यू, एट अ न्यू जॉब, एट अ न्यू हॉबी, और मे बी एट सम लार्ज इवेंट, और इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने भी आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ सकता है। पहली चीज स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन हमें स्टार्ट कैसे करना होता है। इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे लफ्ज हैं कि एक दूसरे को से बात शुरू करने के लिए हम उन्हें यूज करते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग्स क्या है? उनमें पहली ग्रीटिंग जो आती है, जो कि यूनिवर्सल है, वो क्या है? वो हेलो है, ठीक है। आप को नहीं पता हेलो हम एक जनरल ग्रीटिंग या यूनिवर्सल ग्रीटिंग इसे मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस बैकग्राउंड के साथ मैटर नहीं करती। देखो, अब हम यहाँ पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता उसका रिलीजन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो हम उसे अस्सलाम वालेकुम नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग का एक्सप्रेशन आप कब से कब तक यूज कर सकते हो? सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप गुड इवनिंग यूज करते हो। देन गुड आफ्टरनून यूज करते हो। नून का गुड नून क्यों नहीं यूज करते, या इंग्लिश में गुड नून उनकी कोई फ्रेज क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि जो दोपहर का स्पैन होता है ना, वो बड़ा कम सा होता है, जिसे हम कहते हैं कि जिसे हम जवाल का टाइम कहते हैं ना। 12 बजे के बाद 15 मिनट तक हम कुरान पाक वगैरह नहीं पढ़ते, हम कहते हैं वो जवाल का टाइम है। तो नून का स्पैन सिर्फ इतना होता है, तो इसलिए हम गुड आफ्टरनून ही यूज करते हैं। उसके बाद आपने 4 बजे तक ये एक्सप्रेशन यूज करना है, सर्दियों में 4 बजे तक, गर्मियों में 5 बजे तक। उसके बाद आपकी सबको गुड इवनिंग कहोगे कि हाँ भाई अब हमारी रात हो गई है, ठीक है। सॉरी, अब शाम हो गई है। सो अब रात होने तक, रात सोने तक आप सबको गुड इवनिंग ही कहते रहेंगे। बेशक आप सुबह 3 बजे सोएं, आपकी सुबह 3 बजे क्लाइंट से मीटिंग है, तो आप उसे गुड इवनिंग ही कहोगे। गुड नाइट क्यों नहीं कहोगे? कि गुड नाइट जो है वो एक कन्वर्सेशन एंडर है। गुड डे, इन ये जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग है, इनकी जगह एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में, उसे हम कहते हैं गुड डे। तो ऑस्ट्रेलियन क्या करते हैं? वो गुड डाई यूज करते हैं। अब देखो, सारी कन्वर्सेशन जो है वो हम फॉर्मली थोड़ी करते हैं। सारी कन्वर्सेशन जो है उसमें हमें प्रोफेशनल थोड़ी रहना होता है। हमारे दोस्त भी हैं, हमारे घर वाले भी हैं, सारे लोग हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हाय, हे, व्हाट्स अप, हैया, व्हाट्स गुड। और ये सारी जो है ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। ये हम अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, ऐसे लोग जिनसे हम प्रोफेशनली अटैच नहीं हैं उनके साथ यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर कोई बंदा आपको हेलो कह रहा है इन अ प्रोफेशनल गैदरिंग, तो उसके आंसर में आपने हाय कहना है। ऐसा नहीं है। अगर एक पर्सन आपको हेलो कह रहा है तो यू हैव टू आंसर दैट विद अ हेलो। अच्छा जी, आपको फिर अपना नाम बताना होता है। ऑब्वियसली नाम जो है वो आपकी पहचान है, सो आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी है। आई एम, आप कह सकते हो कि आई एम दिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम खुरत, या आप आई एम को हमने आपस में मिला दिया तो वो क्या बन गया? आई एम बन गया, आई एम खुरत। अब क्या है कि हमने इन दोनों लफ्जों को आपस में क्यों मिलाया? ताकि हम लगे कि हम प्रोफिशिएंट हैं। फिर एक हमारा एक्सप्रेशन आता है माय नेम इज, जो कि हम कह लो कि प्रेप से पढ़ते आ रहे हैं, माय नेम इज, ऐसे ही है। सो अब क्या है, अगर आपको किसी सिचुएशन में सिर्फ माय नेम इज ही याद आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि उससे भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, नेम और इसको आपस में मिला लेंगे, तो क्या बन जाएगा? माय नेम्स खुरत, ठीक है। तो जरा सा फैंसी लगता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस जो होती हैं, या अगर आप कॉल सेंटर में जॉब करते हो, तो वहाँ आपको अपना नाम नहीं बताना होता, कि आपने ये नहीं कहना होता आई एम दिस, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। तो आप वहाँ क्या कहते हो? दिस इज, आगे अपना नाम लगाते हो, और फिर आप आगे उनका
अपना उनका पर्पस पूछते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन, मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगी दिस इज खूबत, हाउ मे आई हेल्प यू, कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। दिस जो है वो आपकी ऐसी जगह जहाँ लोग आपको देख ना रहे हो, या आप ज्यादा कह लो कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में यूज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन की। देखो आप किसी जगह से बिलोंग करते हो, आपको लोगों को बताना पड़ता है कि यू बिलोंग फ्रॉम दिस कंट्री, यू बिलोंग फ्रॉम दिस सिटी। देखें अब आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप विद इन कंट्री हैं, आप एक मुल्क में हैं और एक मुल्क में एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करते हो, यू कैन से आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। आप लाहौर गए हैं तो आप लोगों को बता रहे हैं आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। अब जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क मूव करते हैं, तो आपको अपने नेटिव कंट्री का बताना है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो। तो आप फिर क्या कह सकते हो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, कि मैं जो हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ। या आप कह सकते हो आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा अब क्या है, आप यूजुअली हम एक जगह पैदा होते हैं लेकिन किसी दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, तो आप क्या कह सकते हो, आई एम बोर्न इन एंड रेज्ड इन। फॉर एग्जांपल आई एम बोर्न इन पाकिस्तान बट रेज्ड इन यूएई। या आप कह सकते हो आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान एंड रेज्ड इन यूके। हमने क्या किया, सेकंड सेंटेंस में हमने दोनों ही पास्ट फॉर्म्स लगा ली। फिर आप क्या कहते हो, आई हैव बीन लिविंग इन। अगर आप किसी जगह पे कुछ सालों से रह रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर, आई हैव बीन लिविंग इन यूके, आई हैव बीन लिविंग इन यूएसए। अब आपने अगर अपने पिछले कुछ गुजरे हुए सालों का बताना है कि आपने किसी दूसरे कंट्री में गुजारे जो कि आपका नेटिव लैंड नहीं था, ऐसी कंट्री नहीं थी जहां से आप बिलोंग करते हो, तो आप क्या कहोगे, आई हैव स्पेंट पास्ट इयर्स इन, कि मैंने उस जगह पे इतने साल गुजारे हैं, आई हैव स्पेंट पास्ट इयर्स इन यूएई। ठीक है। उसके बाद पोजीशन, आपको अपनी वर्क पोजीशन बतानी होती है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हो, किस पोजीशन पे काम कर रहे हो। एक्सपीरियंस जो है वो हमारी रिज्यूमे हो, वो हमारा इंट्रोडक्शन हो, उसमें सबसे पहले आता है। ठीक है। आई वर्क एट, मैं फुला जगह पे काम करता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क एट LWE। अच्छा अब आई वर्क फॉर किस लिए यूज होता है, आई वर्क फॉर इसलिए यूज होता है कि जब आप किसी पर्सन के लिए काम कर रहे हैं और आप लोगों को बताएं कि आई वर्क फॉर दैट पर्सन, आई वर्क फॉर एलोन मस्क, आई वर्क फॉर बिल गेट्स। नाउन पर्सन जब हो ना, कोई नाउन पर्सनालिटी हो, तो उसके लिए आपने बताना हो, तो अब आप ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आई वर्क इन, व्हेन यू हैव टू टेल अबाउट योर फील्ड। फील्ड सादा अल्फाज में जो आपकी नीश है उसके बारे में आप लोगों को बताना हो, तो आप क्या यूज करोगे, आई वर्क इन, बट आई से आई वर्क इन राइटिंग, या आई वर्क इन क्रिएटिव राइटिंग फील्ड। ठीक है। अब आपका ये जो वर्ड है ये नीश है, इसे निच किसी ने नहीं पढ़ना, निच जो है वो गलत है, नीश, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नीश। सो फॉर एग्जांपल आप क्या कह सकते हो, आई वर्क इन ग्राफिक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। ठीक है। सो आई गेस दैट्स इनफ फॉर टुडे, क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा इंगल्फ कर सकते हो। ऑलराइट सर, नाउ आई एम डन। सो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन है तो आप जी, चैट बॉक्स थैंक में यू सो पूछ मच सकते स्टूडेंट्स। इस वक्त